So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the detailed analysis of cell wall. इस दुनिया में आपने जितनी भी सेल वॉल्स के बारे में सुना है, आज आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर हर उस सेल वॉल के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस देखने को मिलेगा. सो मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया दैट इज फॉर्म्ड अप ऑफ सूडोम्यूरिन. हम यू बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, जो कि फर्दर आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की मिलकर बनती है. उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेल वॉल ऑफ फंगस जो कि आपकी काइटिन की बनती है, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो कि सेल्यूलोज की बनती है. तो आज हम इन सारी की सारी सेल वॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं. प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें जिससे आप हर एक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं. सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी हर क्लास का फ्री लिंक मिल जाता है. काफी बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भी नहीं प्रोवाइड कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. सो उस केस में आपको मैं पर्सनली लिंक प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर. सो आप ओजोन क्लासेस नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप लोग डायरेक्टली नाम से भी सर्च कर सकते हैं. हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. इस पर आपके नीट टॉपर्स के तो इंटरव्यू आने ही वाले हैं, लेकिन रिसेंटली मेरी कुछ बड़े साइंटिस्ट से बात हुई है, बिग शॉट से बात हुई है. यानी अगर आप रिसर्च में कदम रखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. बेसिकली आप उसे सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अलग अलग फील्ड्स की डाइवर्स नॉलेज हो पाए. और अगर आप इंस्टाग्राम पर दोस्ती यारी करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं. बातें स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में. सबसे पहले हमने पढ़ी थी सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा नाम था, स्क्लेडन और स्वान. तो जो स्वान सर थे उन्होंने प्लांट सेल को भी देखा और एनिमल सेल को भी देखा. इन दोनों सेल्स को देखने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ही कंक्लूडेड दैट द सेल वॉल एंड इट्स प्रेजेंस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द प्लांट सेल्स. उस टाइम पर उन्होंने दो टाइप के सेल्स को देखा. पहला आपका एनिमल सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर यानी आउटर बाउंड्री का काम करती है, और वहीं पर उन्होंने देखा एक प्लांट सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपका एक और कवर होता है जिसे आप कहते हैं सेल वॉल. तो वहां पर स्वान साहब ने क्या कहा कि सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है, एनिमल सेल में नहीं. लेकिन जब बाकी सारी चीजों के ऊपर खोज होने लगी और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया गया, तब हमें पता लगा कि प्लांट्स के अलावा भी सेल वॉल काफी सारे इंडिविजुअल्स में पाई जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू द फंगस टू द प्रोटिस्टा. लगभग हर ऑर्गेनिज्म में अदर देन एनिमल्स आपकी हर किंगडम की कैटेगरी में आपको कहीं ना कहीं सेल वॉल देखने को जरूर मिलेगी. तो आज बात करते हैं इस बारे में कि सेल वॉल आखिर है क्या. सबसे पहली बात तो ये वॉल है, और ये अगर वॉल है तो ये बनेगी किस चीज की? अंबुजा सीमेंट की. और अंबुजा सीमेंट की दीवार को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. सिमिलरली आपका जो सेल होता है, अगर इसकी आउटर बाउंड्री एक वॉल है, एक रिजिड और टफ वॉल है, तो ये सेल को बर्स्ट या कोलैप्स नहीं होने देती. यानी इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. क्योंकि ये जो है आपका एक रिजिड फॉर्मेट तैयार करके देती है एक सेल को, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होगी. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर सेल वॉल इतनी ही टफ है तो सेल डिवाइड कैसे कर पाते हैं? जो भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं या फिर प्लांट के अंदर जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, उनकी सेल वॉल मेरे दोस्तों प्राइमरी ओरिजिन की होती है. प्राइमरी सेल वॉल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेल वॉल. जो प्राइमरी सेल वॉल है ना दोस्त, वो फ्लेक्सिबल होती है. ओके, एंड उस पर बहुत ज्यादा डिपोजिशंस नहीं होती. लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपकी टफ होती है, वेरी रिजिड होती है, और उसके ऊपर आपकी डिपोजिशंस और थिकनिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं, जो कि आपके सेल को फर्दर ग्रो होने से रोकती हैं. तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ, समझ लीजिए आपके किसी एक सेल को ग्रो करना है. अगर आपके उस सेल को ग्रो करना है, हाउ इट इज गोइंग टू ग्रो एंड हाउ इट इज गोइंग टू डिवाइड? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल की मदद से. यानी समझ लीजिए ये जो आपका सेल है ये कैसा है? ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है. इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने अपनी ग्रोथ की, दैट इज इट हैज शोन द सेल ग्रोथ, एंड आफ्टर दैट इट हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स. अब इन डॉटर सेल्स को डाइवर्सिफाई होना है या फिर डिफरेंशिएट होना है, उसके बाद ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. जब ये अपने परमानेंट काम को करने लग जाते हैं ना दोस्त, जब इन्हें इसके बाद कभी डिवाइड नहीं करना, तो ये क्या करते हैं? तो ये अपने ऊपर एक सेकेंडरी सेल वॉल का कोट बना लेते हैं, और ये सेकेंडरी सेल वॉल फर्दर जो है इन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करती है.
सो व्हाट इज द कंक्लूजन, मैंने यहां पर जितनी भी बातें कही उसका कंक्लूजन अभी तक क्या निकलता है कि प्राइमरी सेल वॉल आपकी फ्लेक्सिबल है, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करती है, लेकिन सेकेंडरी और इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस आपको कहीं कहीं टर्शरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है, ये आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये आपकी टफ या रिजिड होती, राइट। तो सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल आपका नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड प्लांट्स विच इज एब्सेंट इन एनिमल। इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। दिस रेड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस ग्रीन वन इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। ओके, सेल वॉल गिव्स द शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजन। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी को एंटर करना है तो वो आपके आउटर लेयर को ब्रीच करके ही आपकी बॉडी के अंदर घुस सकता है। आप बोलते हो कि अगर आपकी स्किन पर कहीं कट लग गया तो आप ज्यादा प्रोन हो जाते हो टू द बैक्टीरियल डिजीज और टू द इन्फेक्शियस डिजीज। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन पर अगर कट लग गया है तो बैक्टीरिया को आपके बॉडी में घुसने का रास्ता मिल गया है, वो डायरेक्टली आपके बॉडी में जा सकता है, आपके टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच सकता है। लेकिन जब बात आती है आपके प्लांट्स की, तो प्लांट्स में स्किन तो है नहीं, तो वहां पर क्या होता है, उनके सेल्स को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए और पैथोजन से बचाने के लिए वही दीवार है जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिसे आप सेल वॉल बोलते हो। और क्योंकि रिजिड है तो ये आपकी आपके सेल्स को शेप भी प्रोवाइड करती है, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि आपके सेल के अंदर नहीं आ सकते, उनको रोकता कौन है? सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल के बीच में इतने बड़े पोर्स नहीं होते कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री को रेगुलेट कर सके। सो अल्टीमेटली यहां पर मैक्रो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़े बायोमॉलिक्यूल्स जिनका वेट हजारों डाल्टन्स में होता है, उनको आपका आने से रेजिस्ट करता है कौन? सेल वॉल। और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन भी डेवलप करता है, बिकॉज आज आप पढ़ेंगे अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा, आज आप पढ़ेंगे अबाउट द मिडल लेमेला। ये क्या करते हैं? सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं और सेल के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप करते हैं। ओके, तो सेल से दूसरे सेल की इंटरेक्शन जो है वो भी आपका मीडिएट कौन करता है? सेल वॉल मीडिएट करता है। जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है। एल्गी हैव सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज तो होगा ही, बिकॉज एल्गी इज अ टाइप ऑफ प्लांट, तो सेल्यूलोज तो उसमें होगा, दैट इज अ श्योरिटी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? गैलेक्टन्स, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका एल्गी जो है, इसमें सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टन्स, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3 जैसे आपके कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि आपके बाकी जो हायर प्लांट्स है, इनमें क्या होता है? सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन आपको देखने को मिलता है विद सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो यहां पर क्या होता है? आपका सेल्यूलोज तो है ही, जो कि बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसके साथ साथ आपको हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अभी तक हम दो चीजों के नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है आपका एल्गी, जहां पर आपकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनेंस की और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की। जबकि हायर प्लांट्स में किस चीज की बनती है? सेल्यूलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन उसके अलावा भी आपका हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज यानी पेक्टिन और उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। और सेल्यूलोज किस चीज का बनता है? जैसे अगर आप बात करें प्लांट में फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च आपका किसका बनता है? आपका अल्फा डी ग्लूकोज का बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पर कंफर्मेशन भी मैंने स्पेसिफाई कर दी है, अल्फा डी भी मैंने बोल दिया है। लेकिन जो आपका सेल्यूलोज बनता है ना, ये आपका किसका बनता है? बीटा डी ग्लूकोज का। इसीलिए आप लोग घास नहीं खा सकते, और अगर गलती से खा भी गए अपनी इच्छा से तो उसे पचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स है ना दोस्त, ये अल्फा के लिए है। यानी आप स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर सकते हो बिकॉज आपके एंजाइम्स अल्फा स्पेसिफिक है, या आपके अल्फा डी ग्लूकोज पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज पर नहीं। तो अगर आपने घास खा भी ली, आपने चबा भी ली, तो वो घास एज इट इज आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए। सेल वॉल ऑफ फंगस जो है, ये आपका किसका बनता है? काइटिन का बनता है। और काइटिन किससे बनता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसका मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाऊंगा लास्ट में, या फिर हम अभी देख लेते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का स्ट्रक्चर। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। यहां पर शुगर्स बनाई हुई हैं, आपके कार्बन्स यहां पर स्पेसिफाई किए हुए हैं। सो अल्टीमेटली देखो यहां पर क्या है? दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3
4 5, ओके, एंड इट इज द सिक्स्थ वन, राइट। सो यहां पर क्या हुआ, 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है इसे अपनी इस कंफर्मेशन में हमने बनाया हुआ है। नाम क्या है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ जाओगे सब कुछ कि यहां पर क्या हुआ। सबसे पहले मैंने ग्लूकोज बनाया, तो मैंने इतना बनाया, मैंने इतना जो है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का मैंने ग्लूकोज बनाया, राइट। ये OH भी उसी में आता है, CH2OH ग्रुप, तो समझ लो यहां से यहां तक का मैंने ग्लूकोज बनाया। अब मैंने क्या किया, ग्लूकोज के ऊपर अमीन ग्रुप लगाया, ग्लूकोज के ऊपर अमीन ग्रुप लगा दिया मैंने, तो यहां पर मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज अमीन हो गया। अब यहां तक का जो झमेला था ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज अमीन। अब मैंने क्या किया, अमीन के नाइट्रोजन पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। तो अमीन का ये जो नाइट्रोजन था ना मेरे भाई, यहां पर मैंने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, यहां पे मैंने COCH3 लगा दिया, तो क्या हो गया अल्टीमेटली एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। और इसी तरीके से एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन का ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा, जब ये n टाइम्स जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन का पूरा पॉलीमर बन जाएगा। इसे आप क्या कह सकते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का आप इसे पॉलीमर कह सकते हैं, जिसका नाम है काइटिन। इसका नाम है काइटिन। काइटिन आपको पूरी बायोलॉजी में दो जगह सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलता है। काइटिन आपका फंगस की सेल वॉल बनाता है और आपके आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटल बनाता है। यानी जो आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं और आपके काफी सारे जीव जंतु आते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन यानी उनकी बॉडी की कवरिंग कौन बनाता है, काइटिन ही बनाता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रेजिस्टेंट। ओके, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन आज के बाद भूलना मत, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैंने आपको बताया, क्योंकि केमिकली भी आपको साउंड होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे एक कदम बढ़ के क्वेश्चन पूछे तो आप भी उसे दो कदम बढ़ के जवाब दे सकें, इसीलिए मैंने इसका केमिकल नेचर आपको यहां पर बताया। ये आपका काइटिन, राइट, दिस इज योर काइटिन। चलिए, तो ये आपका किसका पॉलीमर हुआ, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन का। तो ग्लूकोज का मतलब मैंने सबसे पहले ग्लूकोज लिया, उसके ऊपर अमीन ग्रुप लगाया और इस अमीन के नाइट्रोजन पे मैंने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, बन जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन और योर NAG। सेल वॉल में हैव द फॉलोइंग लेयर्स। अब सेल वॉल जो है एक सिंगल लेयर की नहीं बनती, काफी सारी चीजें इसमें कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहली है आपकी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला एक लेयर है जो दो चीजों की मिलकर बन सकती है या फिर दो अलग अलग चीजों की बन सकती है। पहला आपका कैल्शियम पैक्टेट। 99% ऑफ द प्लांट्स में आपकी मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनती है, कुछ में एक्सेप्शनली मैग्नीशियम पैक्टेट भी देखा गया है। तो अगर आपसे कुछ पूछे कोई रिगार्डिंग मिडल लैमेला, तो आपको यह बोलना है कि सर इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ऑप्शन में है और बोथ आपका ऑप्शन है तो आप उसे क्लिक करेंगे। और अगर सिर्फ सिंगल ऑप्शन आपका आंसर देना है, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम में से एक चुनना है, तो ऑब्वियसली आप लोग कैल्शियम पैक्टेट को चुनेंगे, मैग्नीशियम को नहीं, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड केस है और ये आपका एक्सेप्शनल केस है। ओके, सो मैग्नीशियम पैक्टेट है, ये भी आपका प्रेजेंट हो सकता है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी आसपास के जो सेल्स हैं उनको पास लाने का और जोड़ने का काम कौन करता है, मिडल लैमेला। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक बात कही थी, सेल टू सेल इंटरेक्शन, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि मिडल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा आप पढ़ेंगे। तो अभी आप मिडल लैमेला पढ़ रहे हो, यहीं पर आपकी बात आ गई कि ये नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का और चिपकाने का काम करता है आपस में। ओके, अब देखो पैक्टिनेज एंजाइम्स जो है ये डिसॉल्व कर देता है कैल्शियम पैक्टेट को ऑफ द मिडल लैमेला एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेटिंग ऑफ फाइबर्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यानी समझ लो आपकी कोई बहुत ही टाइट कहीं पर पैकेजिंग हो जाती है या फिर बहुत ही टाइट इंटरेक्शन होती है, अगर आपको उस इंटरेक्शन को तोड़ना है और चीजों को नरम बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको इस पैक्टेट को तोड़ना पड़ेगा। यानी पैक्टेट को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल भाषा में आप पैक्टिक एसिड लिख सकते हो। और इस पैक्टिक एसिड को कौन तोड़ेगा, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, पैक्टिक के बेसिस पर पैक्टिनेज आपके एंजाइम का नाम हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली आपका इसे तोड़ के राइपनिंग ऑफ फ्रूट करा सकता है या रेटिंग ऑफ फाइबर्स करा सकता है। ओके, उनको अलग अलग कर सकता है फाइबर्स को, उनके बीच की इंटरेक्शन जो मिडल लैमेला की वजह से उसे ब्रेक कर सकता है, कहने का ये मतलब। प्राइमरी वॉल मैंने आपको बताया था, जो सेल ग्रो करेंगे, जो सेल मेरिस्टेमेटिक है, उनमें प्राइमरी वॉल की अलग ही इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये आपकी यंग प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल आपकी सिंगल लेयर्ड है, मतलब थिन है, और थिन है इसीलिए ये प्रमोट करती है ग्रोथ को। अगर सोचो प्राइमरी सेल वॉल ही बहुत थिक हो गई तो सेल के पास तो प्रेशर रहेगा ना, सेल को तो प्रेशर रहेगा कि इस थिक वॉल को कैसे तोड़ के मैं ग्रो करूं, लेकिन वो थिन रहती है, वो सेल के बढ़ते साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ साथ खुद का आकार भी
चेंज करती रहती है. So it is single layer and it is the outermost is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures and secondary wall is formed on the inner side of the cell. यानी जब आपका सेल ग्रो करता है तो धीरे धीरे आपकी प्राइमरी सेल वॉल टूटने लग जाती है और ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है जब सेल आपका परमानेंट हो जाता है. यानी जब तक सेल को ग्रोथ की जरूरत है तब तक उसके पास प्राइमरी सेल वॉल रहेगी, लेकिन जब सेल परमानेंट होना चाहेगा डिफरेंशिएट होकर तो उसके ऊपर एक सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी जो कि आपकी बहुत थिक होगी और आपकी मच टाइटर होगी, मच रिजिड होगी. राइट. सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ये आपके ओनली प्राइमरी वॉल के बनते हैं क्योंकि इन्हें तो जिंदगी भर ग्रोथ करनी है, जिंदगी भर डिवीजन करना है. ओके. एंड इट ग्रोज बाय एडिशन ऑफ मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वॉल. और यही वॉल धीरे धीरे जब आपका सेल बढ़ता है तो उसी पे मटेरियल ऐड होता रहता है और चीजें जो है आपकी सेल वॉल तक पहुंचा दी जाती हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करती रहती है आपके बचे हुए माल के साथ. ओके. अब सेकेंडरी वॉल देखो. दिस थिक वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ एटलीस्ट 3 लेयर्स. सेकेंडरी सेल वॉल क्यों इतनी मोटी है? क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल तो सिंगल लेयर की थी, थिन थी, साथ साथ ग्रो कर रही थी, लेकिन ये 3 लेयर थिक है जिसे आपने बोला S1, S2 एंड S3 which are present inside the primary wall. S3 जो है इज द इनर मोस्ट एंड S1 जो है आपका आउटर मोस्ट लेयर है सेकेंडरी वॉल का. अब पहले समझो कि यहां पर हमने जो बात की वो आखिर थी क्या. ये आपका सेल है और ये रेड जो मैंने बनाया ना मेरे दोस्त, ये आपका समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. ये मैंने यहां पर बना दिया. अब क्या हुआ? इसके ऊपर एक वॉल है जिसको मैंने प्यार से क्या बोला? इसके ऊपर एक वॉल है जिसको मैंने प्यार से बोला प्राइमरी सेल वॉल. अब क्या हुआ? सेल जो है इसने ग्रो कर लिया तो प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी गायब. अब प्राइमरी सेल वॉल हो गई गायब. आपकी सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनेगी? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर. प्राइमरी सेल वॉल के, अगर प्राइमरी सेल वॉल समझ लो यहां पर है, ये गायब हो गई है तो मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूं, इसके अंदर बनेगी. ये बनी आपकी 3 लेयर्स. तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से इनर कौन है, मेम्ब्रेन से ज्यादा जुड़ा हुआ कौन है, मेम्ब्रेन से ज्यादा जुड़ा हुआ कौन है? आपका सेकेंडरी है. और यहां पर भी देखेंगे आप तो S3 जो है आपका इनर मोस्ट है, उल्टा है. जो बाहर वाला है ये आपका क्या है? S1 है. फिर आपका ये S2 है. फिर आपका सबसे अंदर वाला जो है ये क्या है? S3 है. और तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं. थिकनिंग इज यूजुअली फॉर्म्ड ड्यू टू लिग्निन. इसके ऊपर और थिकनिंग और डिपोजिशन हो जाती है, मैंने आपको बताया था, जो कि इसे रिजिड बनाती हैं. तो लिग्निन अगर यहां पर जमा हो गया है वो इसको नॉन लिविंग बनाता है. अल्टीमेटली आपका वाटर कंटेंट घटा देता है आपकी वॉल का, इंक्रीज कर देता है इसकी हार्डनेस और इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, यानी रिजिडिटी बढ़ जाती है. इसके साथ साथ आपकी सुबरिन की लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है. सुबरिन की लेयर आपकी वाटर इम्परमिएबल रहती है. आप आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में कि सुबरिन की लेयर क्या करती है, आपके एंडोडर्मिस को इम्परमिएबल बनाती है वाटर के, यानी ये वाटर को पास नहीं होने देती. तो ये क्या करेगी सुबरिन? ये आपकी ट्रांसपिरेशन को रोकेगी बाय मेकिंग द वॉल इम्परमिएबल, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में भी प्रेजेंट हो सकती है. ये क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये. यहां पर क्या बोला गया है कि आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप में कौन सी चीज की डिपोजिशन होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप आपकी एंडोडर्मिस में बनती है और इसमें सुबरिन नाम का एक कंपाउंड डिपॉजिट हो जाता है जो पानी को परमिएबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, तो पानी उससे पास नहीं हो सकता. देन क्यूटिन नाम की डिपोजिशन हो जाती है जो कि आपके ट्रांसपिरेशन को रोकती है. यानी अगर आपका क्यूटिकल की लेयर बन चुकी है, लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर बन जाती है. आपको पता है वैक्स और पानी परमिएबल नहीं. कहने का मतलब है एक चीज जो वैक्स को सपोर्ट कर रही है वो पानी को सपोर्ट नहीं करेगी, और एक चीज जो पानी को सपोर्ट कर रही है वो वैक्स को सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज दोनों का नेचर अपोजिट है. तो यहां पर क्या हुआ? आपका ये लीफ है समझ लो, इसके ऊपर क्या है? एक वैक्स की लेयर है पतली सी. उस वैक्स की लेयर से पानी नहीं निकल पाएगा. ओके. सो अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रांसपिरेशन का लॉस, ट्रांसपिरेशन जो है आपका लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन आपका कम होगा, जिस वजह से पानी आपका बचा रहेगा और लीव्स के अंदर जमा होता रहेगा, लीव्स के अंदर टिका रहेगा. सो अल्टीमेटली आपका वाटर लॉस कम हो जाता है. तो यहां पर क्या देखा हमने? यहां पर हमने देखा कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है मल्टीलेयर होती है और इसके ऊपर थिकनिंग हो सकती है अलग अलग चीजों की, जैसे लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन. राइट. चलिए टर्शरी वॉल. अब अगर किसी केस में टर्शरी वॉल बनी तो ये आपका सेकेंडरी के भी अंदर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चीजें जो आपकी बन रही है वो किस साइड बन रही है? चीजें जो आपकी बन रही है मेरे दोस्त वो मेम्ब्रेन की साइड बन रही है. तो अगर आपका ये बन भी रहा है तो ये इनर मोस्ट होगा. इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल जो है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? जिसको आप S3 बोल रहे हो,
ये वाला जो S3 लेयर है ना मेरे दोस्त, ये आपका केमिकली डिस्टिंक्ट हो जाएगा और इसमें जाइलन नाम की एक केमिकल थिकनिंग आ जाएगी, इसे आप टर्शरी वॉल बोलोगे। हालांकि इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, एक क्वेश्चन है एम्स में, मैं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैंने इसको बहुत एडवांस करा दिया। तो ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म में सिर्फ आपको टर्शरी वॉल देखने को मिलती है जहां पर जाइलेंस की डिपोजिशन होती है, बस। तो आपको एग्जांपल याद करना है, आपको जाइलन भी याद नहीं करना है। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब दो सेल्स को जोड़ने के लिए आपका एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बन जाता है। यानी मैं चाहता हूं ये मेरा सेल ए है, ये मेरा सेल बी है, इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाए, उसे मैं बोलूंगा प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी द सेल वॉल और जो मिडल लैमेला है ना, ये ट्रेवर्स हो जाते हैं, यानी इनके बीच में कोई गैप प्रेजेंट होता है जिससे आपके दो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ सके। और ये जो ट्यूब बनती है ना साइटोप्लाज्म की, इसे आप डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हो, इसे आप डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हो। तो कैसा होता है ये आपका प्लाज्मोडेस्मेटा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो यार, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी ये वाली जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द वेरी लास्ट लेक्चर। ओके, अब इसके ऊपर देखो, ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल है, ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल है, और ये आपका मिडल लेमेला है। किस चीज का बना था? कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट का। अब ये जो आपका प्राइमरी सेल वॉल है ना, इस ग्रीन शील्ड के नीचे ये देखो किस किस चीज का बना हुआ है। प्राइमरी सेल वॉल है आपका, सेल्यूलोज है, इसमें सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, प्रोटीन है, हेमीसेल्यूलोज है और पेक्टिन है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या ये एक हायर प्लांट की सेल वॉल है या एल्गी की? तो आप बोलोगे हायर प्लांट की। क्यों? क्योंकि हायर प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई थी? हायर प्लांट की बनी हुई है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। और एल्गी की किस चीज की बनी हुई है? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। नाम में ही फर्क है ना, चीजों में ही फर्क है। अगर मैं सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दिखा दूं तो भी आप लोग आसानी से बता पाओगे कि कौन सी चीज किसकी बनी हुई है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट, राइट? तो ये आपका प्राइमरी सेल वॉल हो गई। अगर ये आपकी टूटेगी तो आपका जस्ट मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर इसी साइड क्या बन जाएगी? आपकी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। अब मिडल लेमेला है, अगर आपका मिडल लेमेला आपका प्राइमरी सेल वॉल के भी ऊपर है, तो समझ लो दो सेल आ गए। ये मेरा एक सेल है, ओके, ये मेरा एक सेल है, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये कवर, ये इसका मिडल लेमेला है। तो दूसरे सेल में भी तो ऐसा ही कुछ होगा ना। समझ लो ये मेरा दूसरा सेल है, ये इसका मिडल लेमेला है। तो अल्टीमेटली जब दो सेल्स पास आते हैं तो उनके मिडल लेमेला आपस में कनेक्ट होते हैं। इसीलिए मिडल लेमेला के लिए हमने क्या बात यूज की? इसीलिए मिडल लेमेला के लिए हमने ये बात यूज की, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इट ग्लूज द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। क्योंकि दो सेल अगर साथ आ रहे हैं तो उनकी आउटर लेयर्स टकराएंगी ना आपस में, और सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? यहां पर देखो मिडल लेमेला है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो ओके, तो बिट्स बाद में देखेंगे यार। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर देखो ये आपका एक सेल है, दिस इज सेल नंबर 1, ये आपका सेल नंबर 2। ओके, ये जो आपका अंदर वाली लेयर है, ये वाली, ये आपकी क्या है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ये आपकी सेल वॉल है ग्रीन वाली, और यहां पर ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाला आपका बीच में बोल लो मिडल लेमेला है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, ये सेल 1 और सेल 2 के बीच में इनका साइटोप्लाज्म देखो, ये येलो कलर वाला एग्जैक्टली आपका कनेक्टेड है। यानी यहां से इसे यहां पर जाना होगा या यहां से किसी कंपाउंड को यहां पर जाना होगा, डायरेक्ट इनकी एंट्री है। यानी बीच में ये किस चीज का काम करता है? कैनाल का काम करता है। इस पर्टिकुलर ट्यूब को आप क्या बोलते हो? इस पर्टिकुलर ट्यूब को आप लोग क्या बोलते हो? डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, वही डेस्मोट्यूब्यूल है जो लास्ट लाइन में हमने देखा था, दिस डेस्मोट्यूब्यूल। इसे आप बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी आपके दो प्लांट सेल को कनेक्ट करने वाली साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज योर प्लाज्मोडेस्मेटा और द डेस्मोट्यूब्यूल। ओके, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है, पेप्टिडोग्लाइकन दो चीजों का मिलकर बनता है। पेप्टिडोग्लाइकन आपका दो चीजों का मिलकर बनता है। पहला आपका जो आप देख चुके हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो आपने किस में देखा था? काइटिन में देखा था। प्लस यहां पर होता है एन एसिटाइल, ये आपका कॉमन है, एम फॉर म्यूरामिक एसिड या म्यूरामेट, तो आप इसे बोल सकते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सो दो चीजों का मिलकर आपकी सेल वॉल बनी हुई है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो यहां पर देखो नाम है, नाम मतलब NaM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यहां पे नैग है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैम, नैग, नैम, नैग, नैम, नैग एंड सो ऑन। इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ these two units, but it do have some sort of peptide sequences.
ओके, इट डू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेप्टाइड सीक्वेंसेस। यहां पर कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो इनको कनेक्ट करती हैं आपस में। यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो एल एलेनिन लिखा हुआ है, देन उसके बीच में एक और अमीनो एसिड है एल लाइसिन लिखा हुआ है, डी एलेनिन लिखा हुआ है। यहां पर भी आपके 4 अमीनो एसिड है, एक आपको इसके पीछे दिख नहीं रहा, तीसरा चौथा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका टेट्रापेप्टाइड है जो आपके 2 चेन्स को आपस में जोड़ता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, एल एलेनिन है, डी, ओके, फिर आपका एल, फिर आपका डी। इसे आप क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को आप बोलते हैं डेप्सीपेप्टाइड। डेप्सीपेप्टाइड का मतलब क्या रहता है, डेप्सीपेप्टाइड का मतलब ये रहता है जहां पर अमीनो एसिड्स की कंफर्मेशन आपके अल्टरनेट वे में प्रेजेंट हो। अगर एक डी है तो अगला एल डी एल डी एल डी, क्या हो रहा है यहां पर देखो, एल डी एल डी, ऑल्टरनेटिंग है ना, इट इज कॉल्ड एज डेप्सीपेप्टाइड। तो यहां पर आपका NAM और NAG के अलावा अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे अलग से मैं कलर की हाईलाइट करके आपके लिए बना देता हूं, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली में लाइन नहीं है मेरे दोस्त, ये भी आपका अमीनो एसिड है, ये भी आपका अमीनो एसिड है। ये लाइन जो है, अ सिंगल लाइन इज इक्वल टू ग्लाइसिन 5, यानी 5 ग्लाइसिन जुड़कर, ग्लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड है ना आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये 5 ग्लाइसिन मिलकर एक लाइन बनाते हैं, एक इंटरब्रिज बनाते हैं। तो यहां से इस पर्टिकुलर चीज को यहां से जोड़ने वाली जो लिंक है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकर। इसमें आपका ग्लाइसिन आता है, 5 ग्लाइसिन का कॉम्बिनेशन है ये, इसीलिए इसे इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। ये क्या है आपका, ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन है, यानी यू बैक्टीरिया की सेल वॉल। अगर सिर्फ बैक्टीरिया बोला गया तो इसका मतलब क्या है, विदाउट अ डाउट ये यू बैक्टीरिया है, इसका हमें कोई भी संकोच नहीं है, राइट। अब देखिए क्यों आपका आर्की बैक्टीरिया कितनी चीजें सहन कर पाता है, हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो इसको बाकी चीजों से अलग बनाती है। ये देखो यार, ये आपका यूकैरिया है या फिर आपका बैक्टीरिया है। यूकैरिया अभी फिलहाल छोड़ो, यूकैरियोट की बात हम लोग अलग से करेंगे। यहां पर देखो, यहां पे आपका बैक्टीरिया अगर है, इसके अंदर जो सेल वॉल है ना दोस्त, ये आपके इस तरीके से है, ओके। यहां पर देखो आपका हाइड्रोकार्बन है, यहां पर आपकी एस्टर लिंकेज है, यहां पर आपकी एस्टर लिंकेज है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्की बैक्टीरिया में आपकी ईथर लिंकेज है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि आपका जो यू बैक्टीरिया है, इसके अंदर एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है, विच इज वेरी कॉमन, आपका यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर आपका आर्की बैक्टीरिया में ईथर लिंकेज प्रेजेंट होती है, जो इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और ज्यादा वल्नरेबल नहीं बनाती। कहने का मतलब है किसी चीज के पकड़ में नहीं आता। दूसरा, यहां पर अगर आप चीजें देखोगे, दीज आर अनब्रांच्ड, चीजें एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, अनब्रांच्ड है, राइट, बढ़िया एकदम। यहां पे क्या हुआ देखो, ब्रांचिंग आ गई, यहां पे क्या हुआ देखो, ब्रांचिंग आ गई, यहां पे क्या हुआ देखो, ब्रांचिंग आ गई, यहां पे क्या हुआ देखो, ब्रांचिंग आ गई। अल्टीमेटली दिस आर्की बैक्टीरिया बिकम्स ब्रांच्ड, इसकी जो चेन्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। ये 2 रीजंस हैं मेरे दोस्त, ये 2 रीजन हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं, ओके। पहला देखो, यहां पर आपका बैक्टीरिया और जो यूकैरिया है, इसमें देखो आपकी अनब्रांच्ड है चीजें, यहां पर देखो आपकी ब्रांच प्रेजेंट है। प्लस अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको अल्टीमेटली ईथर लिंकेज दिखाई दे जाएगी एस्टर लिंकेज की जगह। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब बात करते हैं पिट्स की। पिट्स क्या है देखो, सेकेंडरी वॉल जो है ना, इट अकर्स एज डिप्रेशन एट सम प्लेसेस ऑन द सेल वॉल विच मेक्स इट नॉन यूनिफॉर्म। यानी सेकेंडरी वॉल्स आपका डिप्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। सेल वॉल जो है उसमें काफी सारे डिप्रेशन प्रेजेंट रहते हैं जो उसे नॉन यूनिफॉर्म बनाते हैं। यानी समझ लो ये आपका सेल वॉल सीधा सीधा चल रहा था, बीच में एक डिप्रेशन आ गया, फिर सीधा सीधा चल रहा था, डिप्रेशन आ गया। तो बीच में क्या क्या आ रही है, बीच में आपकी नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है। जो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी, उसके बीच में डिप्रेशंस आ रहे हैं, ओके। दीज नॉन यूनिफॉर्म रीजन्स आर कॉल्ड एज पिट which contains a pit chamber and a surrounding pit membrane। यानी जो आपका मेन डिप्रेशन है इसे आप पिट बोलेंगे, ओके, पिट बोलेंगे, आप चैम्बर बोलेंगे, और इसके आसपास की जो मेम्ब्रेन होगी इसे आप पिट मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आपको सुनना है, ये ना भी समझ में आए चल जाएगा, ओके। ये बहुत ज्यादा एडवांस है, आपके नीट सिलेबस का है भी नहीं, बट स्टिल अगर कोई BSc MSc का बच्चा देखता है तो उसके लिए है ये। The pits of nearby cell may lie opposite to each other that forms a pit pair। यानी समझ लो ये मेरा एक सेल है, ओके, और ये इसके पिट है। समझ लो बाहर की साइड मैंने दिखाई है, वैसे डिप्रेशन अंदर की साइड होती है, लेकिन समझ लो बाहर की साइड, ये आपका सेल है, दिस इज इट्स पिट, ये आपका सेल है, दिस इज इट्स पिट, ओके। इफ बोथ ऑफ दीज पिट्स आर कमिंग टुगेदर दे विल बी फॉर्मिंग अ पेयर।
दे विल बी फॉर्मिंग अ पेयर। यानी अगर समझ लो ये खड्डा है डिप्रेशन है, ये खड्डा है डिप्रेशन है, अगर दो सेल पास पास आए और उनके पिट जो है एक दूसरे के पास आ गए, दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, दे विल फॉर्म अ पिट पेयर। ओके, और उनके चैम्बर्स भी जो है आसपास आ जाएंगे। सो पिट चैम्बर क्या है? पिट चैम्बर इज अ यूनिफॉर्म इन सिंपल पिट, बट इन केस ऑफ बॉर्डर्ड पिट द पिट चैम्बर इज फ्लास्क शेप। यानी आपकी पिट जो है वो भी आपकी सिंपल या बॉर्डर्ड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इज सराउंडिंग इट। ओके, एंड द पिट मेम्ब्रेन हैज सुबरिन थिकनिंग्स व्हिच इज कॉल्ड टोरस व्हिच एक्ट्स एज अ वॉल। यानी जो पिट मेम्ब्रेन है जो आपके इस पोर को सराउंड करेगी वो बेसिकली क्या है, वो आपकी, या फिर जो इस डिप्रेशन को सराउंड करेगी वो आपकी टोरस कहलाती है, जिसपे सुबरिन की लाइनिंग होती है। सुबरिन आपने कहां देखा था? अभी आपने देखा था एंडोडर्मिस के अंदर, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना रहा था, जो कि वाटर इम्परमिएबल था। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन रही थी ना, ये आपकी सुबरिन की बन रही थी। बॉर्डर्ड पिट्स आपकी बहुत एडवांस पिट्स होती हैं जो जिम्नोस्पर्म ट्रैकीड में प्रेजेंट रहती हैं। दे आर वेरी अबंडेंट। ओके, और एंजियोस्पर्म की वेसल्स में भी आपको देखने को मिलती हैं, यानी ये आपकी जाइलम में प्रेजेंट होती है। अब पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। व्हेन दीज पोरिन्स बिहेव्स एज वाटर चैनल, तो इन्हें क्या बोल दिया जाएगा? एक्वापोरिन। यानी ये पोरिन जो है ये आपके लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, और स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि काफी मॉलिक्यूल्स को आपका एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन से दूसरी साइड ऑफ मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है ना मेरे दोस्त, इसके ऊपर आपका फैसिलिटेटेड या फिर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो आपके चैनल्स की यहां पर जरूरत होती है, आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके का प्रोटीन क्या होता है आपका? पोरिन, जो कि एक मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ेगा और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड ले जाएगा। इट इज कॉल्ड एज पोरिन। और जब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जब ये वाटर चैनल का काम करता है जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो पाए, बिकॉज लिपिड कैसी है आपकी? हाइड्रोफोबिक, तो अल्टीमेटली लिपिड मेम्ब्रेन से पानी डायरेक्टली पास नहीं हो पाएगा, उसे एक्वापोरिन्स की जरूरत पड़ेगी। एक्वापोरिन्स। सो दीज आर द स्मॉल प्रोटीन्स जो कि आपके ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। और पिट में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना। देखो आपकी सेल वॉल जो होती है बिल्कुल आपकी सीधी सीधी होनी चाहिए, लेकिन काफी बार उसमें डिप्रेशन हो जाती है। इस डिप्रेशन को आप क्या बोलते हो? आप इसे पिट बोलते हो, आप इसे पिट बोलते हो। इतनी बात सबको समझ में आई? अब इस पिट के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है ना, इस पिट के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है ये आपकी काफी बार सुबरिन की बनती है, इसको आप बोलते हो पिट मेम्ब्रेन। इफ इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ सुबरिन तो आप इसे टॉरस भी बोल देते हो। ये आपका जो ये वर्ड है ये एम्स में पूछा गया है पास्ट ईयर में। सिर्फ इस वर्ड के चक्कर में मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ाया है। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है दैट डिप्रेशन इज पिट, दिस इज पिट मेम्ब्रेन एंड दिस इज टॉरस। बस सिर्फ यही याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, कुछ छूटा तो नहीं है ना? चलिए, कुछ नहीं छूटा। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार ओजोन 2.0 को सब्सक्राइब कर दो, बहुत दम लगा के यार सब्सक्राइब बटन पे हाथ मार दो प्लीज। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज स्पेशल क्लासेस आती रहती हैं फ्री में, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना होता है। सो फॉर दैट प्लीज गो थ्रू द लिंक्स एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।